साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 1 से 10 सितंबर 2025 तक का संपूर्ण नेशनल करंट अफेयर कवर करेंगे। इस सेशन में टोटल 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2025 को हुई वोटिंग में किसे भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए के उम्मीदवार हैं दोस्तों, और इन्हें भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। दोस्तों इन्हें टोटल 452 वोट प्राप्त हुए और इन्हें सुदर्शन जी रेड्डी से 152 वोट अधिक प्राप्त हुए और बहुमत से ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु राज्य से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, वो तमिलनाडु राज्य से उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डिटेल से बात करें तो दोस्तों कुल 752 मान्य वोट मिले, जिनमें से 452 वोट दोस्तों वो सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। बाकी 300 वोट है, 2 विपक्षी उम्मीदवार है सुदर्शन जी रेड्डी, उन्हें प्राप्त हुए। कुल मिलाकर के भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं वो सीपी राधाकृष्णन जी है। ये आपको याद रखना है, ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सवाल नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो दूसरा सवाल है, आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को ₹100 के स्मारक सिक्का किसकी जन्म शताब्दी पर जारी करेगा? दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये 13 सितंबर 2025 को ₹100 का सिक्का जारी करेगा। ये बताना है आपको किसकी जन्म शताब्दी पर जारी करेगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भूपेन हजारिका, जो असम से दोस्तों कवि रह चुके हैं, असम के गायक रह चुके हैं, संगीतकार रह चुके हैं। इनकी जन्म शताब्दी पर ये सिक्का जारी किया जाएगा। दोस्तों आरबीआई 13 सितंबर को ये सिक्का जारी करेगा। दोस्तों इनका जन्म यानी डॉक्टर भूपेन भूपेन हजारिका जी का जन्म 8 सितंबर 1926 को सादिया असम में हुआ था। इन्होंने बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद दोस्तों ये राजनीति से भी जुड़े और असम से विधायक रहे। इन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका निधन 5 नवंबर 2011 को मुंबई में हुआ। बात करें तीसरे सवाल के बारे में, तीसरा सवाल है दोस्तों, 2025 इटालियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? दोस्तों ये एक रेसिंग जो कंपटीशन होता है, आपको पता ही होगा, आपने अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी एक रेसिंग जो कंपटीशन होता है। इसको जीतने वाले का नाम है दोस्तों मैक्स वेरस्टापेन। याद रहेगा आपको, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें दोस्तों तो मैक्स वेरस्टापेन ने 2025 की इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत दर्ज कर ली है। दोस्तों ये 7 सितंबर 2025 को मोनेजा इटली के अंदर ये जो संपन्न हुई। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हर्षवर्धन चितले। इन्हें नया सीईओ बनाया है हीरो मोटोकॉर्प ने। डिटेल से बात करें दोस्तों तो इनकी नियुक्ति है वो 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। ये घोषणा अप्रैल 2025 में निरंजन गुप्ता के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद आई है दोस्तों। तब से दोस्तों जब से ये पद खाली हुआ है अप्रैल 2025 से, तब से दोस्तों मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी सीटीओ विक्रम कासबेकर जी है, वो एक्टिंग सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे। अब नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन चिदले, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन ये 5 जनवरी 2026 से अपना पद है वो ग्रहण करेंगे। डिटेल से बात करें, सॉरी अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत अक्टूबर 2025 में किस खेल की 28वीं एशियन टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस की 28वीं प्रतियोगिता है। इसका अक्टूबर 2025 के अंदर भारत मेजबान बनेगा। डिटेल से बात करें दोस्तों तो ये 28वीं आईटीटीएफ एटीटीयू एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी। ये 11 से 15 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में खेली जाएगी। इसके आयोजक हैं वो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीटीएफआई। याद रहेगा आपको। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार के साथ कितने करोड़ रुपए के समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर दोस्तों साइन किए हैं पंजाब नेशनल बैंक ने। ये राजस्थान में विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया एमओयू है। डिटेल से बात करें दोस्तों तो ये राइजिंग राजस्थान नामक एक पहल है जिसके अंतर्गत ये 21,000 करोड़ रुपए का दोस्तों समझौता हुआ है, जो पंजाब नेशनल बैंक और राजस्थान सरकार के बीच हुआ है। बात करते हैं पीएनबी के एमडी और सीईओ की, तो वो अशोक चंद्रा है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने हाई स्पीड रोड नेटवर्क सड़क नेटवर्क के लिए कितने अरब डॉलर की घोषणा की है? दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है, 125 अरब डॉलर की घोषणा की है।
डिटेल से बात करें दोस्तों, तो भारत ने हाई स्पीड सड़क नेटवर्क के लिए 125 अरब डॉलर की घोषणा की है। ये दोस्तों इसमें अगर रुपए में बदलें तो 11 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए होती है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। 2033 तक 17,000 किलोमीटर हाई स्पीड रोड का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण करने वाली प्रमुख एजेंसी है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी, और इसके साथ-साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसमें बीओटी यानी उच्च रिटर्न वाले प्रोजेक्ट होते हैं। बीओटी कहते हैं ना बिल्ड करना और किसको वो दे देना, बिल्ड एंड बोरो, और एचएएम जो प्रोजेक्ट है इनके तहत दोस्तों इनका निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है दोस्तों 4,500 किलोमीटर और परियोजना के बाद 21,500 किलोमीटर टोटल लंबाई हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा दोस्तों, यदि आपको किसी देश का विकास देखना हो तो आप वहाँ की सड़कों को देखिए। तो भारत में जैसे-जैसे सड़क बढ़ रही है, सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, सड़कों का जाल बढ़ रहा है, तो भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप में कौन-सा पदक हासिल किया? दोस्तों ऑप्शन है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता दोस्तों भारत ने। डिटेल से बात करें तो भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के कंपाउंड तीरंदाजी में दोस्तों ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। ये इवेंट दोस्तों भारत ने फ्रांस को हरा करके ये पदक प्राप्त किया। इसमें स्वर्ण पदक भी जीता थे ऋषभ यादव, अमन सैनी और पृथ्वीमेश फुगे। दोस्तों ये दक्षिण कोरिया के अंदर खेली गई। मिक्स्ड में दोस्तों भारत ने रजत रजत पदक जीता, जिनमें ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा ने दोस्तों मिक्स टीम का जो है मिक्स टीम के अंदर खेले। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है दोस्तों भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या चीन। दोस्तों इसका सही आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण दोस्तों जुलाई 2025 में ऐतिहासिक चुनावी हार हो गई थी, उसके बाद से इन्होंने नैतिक रूप से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की घोषणा 7 सितंबर 2025 को की। ये दोस्तों एलडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदर्स मैरी कम टू मी। इस पुस्तक जो अरुंधति रॉय जी की पुस्तक है, इनका विमोचन हाल ही में हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका है। इनकी एक कृति है, उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद से अरुंधति रॉय जी है, ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, किन्हें एनएचपीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूपेंद्र गुप्ता जी को एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और सीईओ चुन लिया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो ये दोस्तों इससे पहले 30 जून 2025 को राजकुमार चौधरी जी हैं, वो रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद से ये पद खाली था, तो अब भूपेंद्र गुप्ता जी को चुन लिया गया है। दोस्तों एनपीसीसी का पूरा नाम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है और ये 1975 के अंदर स्थापित हुआ था। दोस्तों इसका कार्य जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना, संचालन करना और प्रबंध करना है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 दुबई में प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूनुस अहमद जी को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 दुबई में प्रदान किया गया। दोस्तों डिटेल से बात करें तो ये अवार्ड है दोस्तों, ये अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये संस्था है, ये संस्था प्रदान करती है। ये समारोह दुबई के अंदर हुआ और दोस्तों ये पुरस्कार शेख मतार बिन हुसैन अल कैतबी, ये दोस्तों ऐसे ही नाम होते हैं अरब वासियों के, आपको पता ही होगा। ये चेयरमैन है शारजा कैमल रेसिंग क्लब के, इन्होंने ये अवार्ड है, ये यूनुस अहमद जो कि कार्यकारी निदेशक है डॉट स्पेस कोवर्किंग के, इन्हें दिया गया। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने मोबाइल उपकरणों के लिए पहले टेम्पर्ड ग्लास इकाई का निर्माण किया, कहाँ किया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, नोएडा या हैदराबाद। दोस्तों डिटेल से बात करें तो इसका निर्माण है वो टेम्पर्ड ग्लास इकाई का निर्माण नोएडा में किया गया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करते हैं तो यहाँ पर इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। यह संयंत्र दोस्तों ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की सहायता से लगाया जा रहा है। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने अपनी पहली बार मल्टी लेन फ्री फ्लोइंग टोलिंग कहाँ शुरू की है? ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 48 गुजरात। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग में क्या होता है दोस्तों कि अगर विभिन्न जो मल्टी लेन की रोड होती है उसके अंदर आपको टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ता। इसमें दोस्तों बैंक और इन एनएचएआई नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। डिटेल से बात करें
तो ये पहल जो है ये इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहित है, इसके और आईसीआईसीआई बैंक के मध्य दोस्तों समझौता हुआ है। इस समझौते में श्री संतोष कुमार यादव जो कि एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं इन्होंने और वरिष्ठ अधिकारियों ने ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों इसमें फास्ट टैग और वीआरएन नंबर यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर है, वो आपके जो अकाउंट से है दोस्तों वो पैसे या टोल है वो काट लिया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, आदिवाणी नामक एआई आधारित ट्रांसलेटर किसके संरक्षण के लिए लॉन्च हुआ है? ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आदिवासी भाषाओं को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए आदिवासी नामक एआई है वो ट्रांसलेटर है वो लॉन्च हुआ है। डिटेल से बात करें दोस्तों, तो भारत में 461 जनजातीय भाषाएं हैं, इनमें 71 विशिष्ट मातृभाषाएं हैं। इनमें दोस्तों 81 तो असुरक्षित है और 82 गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इनको बचाने के लिए दोस्तों ये एआई आधारित है, आदिवाणी दोस्तों नामक ये जो ट्रांसलेटर है ये लॉन्च किया गया है। दोस्तों फिलहाल ये आदिवाणी है ये 4 प्रमुख भाषाओं को अभी भी सपोर्ट करता है। इनमें संथाली ओडिशा की भाषा, बेली मध्य प्रदेश, मुंडारी झारखंड और गोंडी छत्तीसगढ़ की भाषा है वो शामिल है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खनिज सहयोग के लिए भारत और जापान ने हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर दोस्तों 15वीं भारत और जापान की वार्षिक शिखर सम्मेलन में जो टोक्यो के अंदर मोदी जी गए थे उस बैठक में इस समझौते के पर दोस्तों हस्ताक्षर हुए। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बहुक्षेत्रीय युद्ध कौशल अभ्यास का आयोजन किया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युद्ध कौशल 3.0। दोस्तों भारतीय भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 या 3.0 का जो बहुक्षेत्रीय अभ्यास का है इसका आयोजन किया। इसका उद्देश्य युद्ध तत्परता, उभरती तकनीकों के एकीकरण और स्वदेशी रक्षा उद्योगों के सहयोग को प्रदर्शित करना है। इसके अलावा आपको एक अचूक प्रहार नामक अभ्यास भी याद करना है जो कि आईटीबीपी के साथ संयुक्त रूप से भारतीय सेना ने किया। ये दोस्तों 25 से 28 अगस्त 2025 तक भारतीय सेना की पैदल सेना इकाइयों ने भारत तिब्बत पुलिस बल यानी आईटीबीपी के साथ अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अचूक प्रहारक नामक का ये अभ्यास है ये किया। तो ये भी आपको याद रखना है, अचूक प्रहारक भी और युद्ध कौशल 3.0 के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, एनईजीडी ने हाल ही में देश भर में कितनी ई गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत किया है? ऑप्शन है 500, 1000, 2000 या 1500। दोस्तों एनईजीडी क्या होता है? नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन। इन्होंने लगभग 1938 ई गवर्नमेंट सेवाओं को दोस्तों सफलतापूर्वक एकीकरण किया। एकीकरण करने का मतलब दोस्तों एक ही मंच के ऊपर इन सभी सेवाओं को लागू कर दिया गया है। एंड डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर इन सभी सेवाओं को दोस्तों एकीकृत कर दिया गया है, यूनिफाइड कर दिया गया है, इनका सभी का कलेक्शन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को आसान, समान और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, यूडाइस। यूडाइस की शुरुआत के बाद से देश में शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों एक यूडाइस क्या होता है? एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सभी शिक्षक और विद्यार्थियों की पूरी डिटेल दोस्तों इसके अंदर सबमिट की जाती है। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है यूडाइस क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें इसकी शुरुआत दोस्तों 2018 के अंदर हुई थी। उसके बाद से देश में शिक्षकों की संख्या है वो पहली बार 1 करोड़ से अधिक हो गई है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें दोस्तों, 2018-19 में यूडाइस प्लस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देश में शिक्षकों की संख्या है वो 1 करोड़ से अधिक हो गई है। 2022-23 में इसकी तुलना में शिक्षकों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, सात्विक और चिराग ने किस प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर विश्व पदक हासिल किया है? दोस्तों ये रिडेम्पशन प्रतियोगिता थी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें डिटेल से तो भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स बैडमिंटन जोड़ी सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के एरोनचिया और शो वुई यिक को हरा करके बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। तो बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन और कंपनी ने समझौता किया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीसी और गूगल। आईसीसी और गूगल ने मिलकर के दोस्तों महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि हमें पता है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2025 है वो भारत और श्रीलंका के अंदर आयोजित होना है और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 है वो इंग्लैंड और वेल्स के अंदर आयोजित होना है। इन दोनों को देखते हुए जो दोनों बड़े इवेंट है इनको देखते हुए दोस्तों आईसीसी और गूगल ने एक समझौता किया है ताकि प्रशंसकों की भागीदारी बढ़े, डिजिटल पहुंच हो और महिला क्रिकेट को वैश्विक वृद्धि हो, उनकी प्रसिद्धि मिले। जितना पुरुष क्रिकेट है दोस्तों देखा जाता है उतना महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। फिलहाल बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों,
एससीओ यानी शंघाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात चीन के किस नेता से हुई? तो दोस्तों चीन के शी जिनपिंग से हुई। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी जिनपिंग हैं वो चीन के राष्ट्रपति हैं और इनकी मुलाकात भारत मोदी जी से हुई। दोस्तों ये मुलाकात काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि गलवान घाटी संघर्ष तो जो जो 2020 में हुआ था उसके बाद से दोनों देशों के संबंध है वो काफ़ी ठीक नहीं चल रहे थे। लेकिन अब शिखर सम्मेलन में वार्ता हुई तो दोनों देशों के संबंध है वो काफ़ी नरम पड़ गए हैं और भारत से चीन की डायरेक्ट उड़ान भी शुरू हो गई है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में एयर मार्शल संजीव गुराटिया जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस चीफ। याद रहेगा आपको। बात करते हैं डिटेल से तो एयर मार्शल संजीव गुराटिया जी को इंडियन एयरफोर्स रखरखाव प्रमुख या मेंटेनेंस चीफ का पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। यानी अब इनको बोला जाएगा एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस, एओ हम बोला जाएगा दोस्तों। ये काफी चर्चित चेहरा है संजीव गुराटिया जी। इन्हें वीएसएम यानी विशिष्ट सेवा पदक है वो 2016 के अंदर, अति विशिष्ट सेवा पदक है वो 2025 के अंदर और कांगो मिशन में उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में युद्ध अभ्यास यानी वार एक्सरसाइज की शुरुआत की है? ऑप्शन है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के अलास्का के अंदर भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास या वार एक्सरसाइज की शुरुआत की है दोस्तों। ये एक्सरसाइज 1 से 14 सितंबर 2025 तक चलेगी, यानी 14 सितंबर को ये खत्म हो जाएगी। ये इसका 21वां संस्करण है। दोस्तों इसका उद्देश्य सामरिक दक्षता और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, टीसी कल्याणी ने कौन सा पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों टीसी कल्याणी जी ने कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए का पद संभाला है। दोस्तों टीसी कल्याणी है, इन्होंने महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार संभाला है। दोस्तों पहले ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते थे, अब वित्त मंत्रालय में ये आ गए हैं और इन्होंने व्यय विभाग में लेखा नियंत्रक का पद संभाल लिया है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, व्यय विभाग, इसमें महालेखा नियंत्रक का पद संभाल लिया है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंच गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1.86 ट्रिलियन पहुंच गया है भारत का जीएसटी कलेक्शन है। वो केंद्रीय जीएसटी है वो दोस्तों। जीएसटी 2-3 प्रकार से लगाते हैं। एक तो केंद्रीय जीएसटी होती है जिसे सीजीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल जीएसटी, और एक स्टेट जीएसटी एक टैक्स होता है दोस्तों, इसमें एसजीएसटी बोलते हैं। इनसे आप देख सकते हो। एक होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। इन इनसे दोस्तों सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है वो भारत को, भारतीय सरकार को, वो या जीएसटी काउंसिल को, वो 83,000 या लगभग 84,000 करोड़ रुपए है, वो इंटीग्रेटेड जीएसटी से मिलते हैं। डिटेल से बात करें, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, ये आप पढ़ सकते हो दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर पियास्त्री जी ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डच ग्रैंड प्रिक्स है वो ऑस्कर पियास्त्री जी ने जीता। फिर से बात कर लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स होता है दोस्तों वही प्रतियोगिता होती है, यानी कार की रेसिंग होती है। ये जीत ली है ऑस्कर पियास्त्री जी ने। 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है दोस्तों इन्होंने। रोमांचक ये 2025 की डच ग्रैंड प्रिक्स है, ये सीजन की सबसे रोमांचक रेसों में से एक थी। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ने किन उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? दोस्तों केरल और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में भारत के राष्ट्रपति ने नए स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। स्थायी क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि कुछ अस्थायी न्यायाधीश थे, उन्हें स्थायी कर दिया गया है, तो हम प्रश्न में बोल सकते हैं कि स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। डिटेल से बात करें दोस्तों तो भारत के राष्ट्रपति ने केरल और इलाहाबाद में, जैसे अरुण कुमार जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उन्हें दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर नियुक्त किया गया है। जबकि न्यायमूर्ति जॉन जॉनसन को, जो कि अतिरिक्त न्यायाधीश थे, उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। इन्हें भी केरल के अंदर नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति जी यू गिरीश जी को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है केरल के अंदर। जबकि न्यायमूर्ति सीपीएन प्रदीप कुमार जी को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है केरल के अंदर ही। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होता है उन्हें अनुच्छेद 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करके, परामर्श करके, और किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट होती है वहां पर न्यायाधीश नियुक्त करने की पावर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 217। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, एससीओ समिट 2025 में चीन ने किस क्षेत्र में 2 बिलियन और एआई तकनीकी सहयोग देने का वादा किया है? दोस्तों चीन है, इन्होंने एक वादा किया है जो अपने संस्थापक, जो सॉरी एससीओ यानी शंघाई शिखर सम्मेलन जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसके सदस्य देशों को 2 बिलियन की जो सहयोग राशि है और एआई तकनीक में सहयोग देने का वादा किया है। दोस्तों इसका कारण है आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण। डिटेल से बात करें तो दोस्तों चीन ने एससीओ शिखर सम्मेलन में $2 अरब और एआई तकनीक के समर्थन का वादा किया है। दोस्तों एससीओ सदस्य देश कौन-कौन से हैं याद रखना है आपको। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान,
भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस इनको दोस्तों एससीओ सदस्य देशों को 2 अरब तो आरएमबी दोस्तों वहाँ की जो चीन की मुद्रा है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे भारत के लिए रुपये प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार चीन की मुद्रा के लिए आरएमबी प्रयुक्त होता है। अगर भारतीय मुद्रा में बदलें तो 2 अरब का मतलब है 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.37 अरब अमेरिकी डॉलर, 10 अरब डॉलर दोस्तों ये एक ऋण ऋण के रूप में भी अपने सदस्य देशों को देगा। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। 2 अरब दोस्तों ये अनुदान के रूप में यानी ग्रांट के रूप में देगा सदस्य देशों को, जबकि 10 अरब जो है वो यानी 1.37 अरब अमेरिकी डॉलर है, ये एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली में कौन-सा प्रतिष्ठित एशियाई पुरस्कार जीता? दोस्तों ये एक फाउंडेशन है जो राजस्थान के अंदर चलती है, जो महिला या बालिका शिक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है ये। इन्हें हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 दिया गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें दोस्तों, तो एजुकेटेड गर्ल है ये 2007 के अंदर सफीना हुसैन जी के द्वारा राजस्थान में चलाई गई। इसका आदर्श वाक्य है वन गर्ल एट ए टाइम। ये दोस्तों जमीनी स्तर पर बदलाव और व्यक्तिगत सहायता पर जोर देने वाली संस्था है। ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय की पहचान करती है और लड़कियों को विद्यालय से जोड़ने का बेहद नेक कार्य करती है। दोस्तों इस संस्था को 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इस संस्था के अलावा साहिना अली जो मालदीव की एक पर्यावरणविद है, इन्हें भी दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इसके अलावा फ्लावियानो एंटोलियो को भी न्यायोत्तर हत्या के पीड़ित परिवारों को समर्थन देने के लिए जो फिलीपींस के एक पादरी हैं फ्लावियानो एंटोलियो, इनको भी दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है? दोस्तों एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क, जो कि काफी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। दोस्तों इन्होंने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और कुल मिलाकर 65 मैचों में 79 विकेट लिए। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स यानी एनसीडब्ल्यू की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन-सा है? दोस्तों भारत का सबसे सुरक्षित शहर है वो है कोहिमा, नागालैंड का एक शहर है कोहिमा। ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। यानी ये नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। दोस्तों शहरी क्षेत्र में 40% महिलाओं ने कहा कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इसमें युवा महिलाएं ना 18 से 24 वर्ष की, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित पाई गई। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत 2026 में किस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन बी। बैडमिंटन की मेजबानी दोस्तों भारत करेगा 2026 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की। ये सभी खेल है वो नई दिल्ली के अंदर खेले जाएंगे। इससे पहले भी दोस्तों भारत ने 2009 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की है, जब खेल सारे हैदराबाद के अंदर खेले गए थे। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में रजत पुन्हानी जी को किस संगठन या का सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों रजत पुन्हानी जी है, इन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई का जो सीईओ है वो बनाया गया है। बात करते हैं डिटेल से दोस्तों, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है, वो किसने बनाया गया है? रजित पुन्हानी जी को बनाया गया है। दोस्तों ये इसकी यानी एफएसएसएआई की स्थापना है ये 2006 के अंदर की गई थी। ये एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, ये आपको आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, मोदी जी ने 2 सितंबर 2025 को किस सहकारी संघ का वर्चुअल उद्घाटन किया, शुभारंभ किया? दोस्तों मोदी जी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन वर्चुअली रूप से 2 सितंबर 2025 को किया। डिटेल से बात करें दोस्तों तो ये जो बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड है, ये 20 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लोन देने का कार्य करता है। इसके तहत 105 करोड़ रुपए है वो बजट है वो दोस्तों केंद्र सरकार ने इन्हें जारी किया है। इसका कार्य, इसका उद्देश्य है बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती डिजिटल रूप से ऋण सुविधा यानी लोन उपलब्ध करवाना। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों ना कि एक्सरसाइज मैट्री 14 किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत नेपाल या भारत थाईलैंड, भारत श्रीलंका, भारत भूटान? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास 14 का आयोजन किया गया। दोस्तों ये 14 सितंबर तक चलने वाली एक्सरसाइज है। इसका जो मोड है वो या बात आपको ध्यान ये इसका स्थान है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उमरोई मेघालय, याद रहेगा आपको। उमरोई मेघालय के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है। दोस्तों ये 2006 से शुरू हुई थी और अब कंटिन्यू चल रही है आज तक। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये आयोजित की जा रही है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 सॉरी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? दोस्तों आईसीसी ने घोषणा की है कि अब जो नई महिला वर्ल्ड कप होगा 2025 के अंदर, उसमें
महिलाओं की पुरस्कार राशि है वो बढ़ाकर के 40 करोड़ कर दी गई है। यानी जीतने वाली टीम को लगभग 39 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा ये जो संस्करण है ये 13वां संस्करण होगा जो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। जो मैं 2025 के महिला वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें विजेता को लगभग 40 करोड़ रुपए और रनर अप यानी उपविजेता को लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसानों के लिए कौन-सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों इस मोबाइल ऐप का नाम है कॉटन फार्मर ऐप किसान कपास किसान ऐप। इसका उद्देश्य दोस्तों इस इसके लॉन्च करने का उद्देश्य है किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम जो रिटेल प्राइस है, मिनिमम समर्थन मूल्य है उस पर कपास की बिक्री हो सके। किसान स्वयं पंजीकरण कर सके, स्लॉट बुक कर सके, अपने भुगतान कहाँ तक पहुँच गया उसकी ट्रैकिंग कर सके। ये मल्टीपल लैंग्वेज का इंटरफेस है दोस्तों। इसमें अलग-अलग भाषा के सॉरी अलग-अलग क्षेत्रभाषी जो किसान हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे लाभ ये होगा कि दोस्तों औने-पोने दामों पर अपनी बिक्री नहीं करेंगे किसान। उचित मूल्य मिलेगा किसानों को, उनकी कपास का कागजी कार्रवाई कम होगी, समय की बचत होगी। दोस्तों इसको लॉन्च करने वाले मंत्री हैं वो अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसको सॉरी कपास किसान ऐप को लॉन्च किया। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया? दोस्तों ये यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर किया। अब डिटेल से बात करें तो मोदी जी ने 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक तक महाशक्ति बनाना भारत का इसका उद्देश्य है। सेमिकॉन इंडिया एक वैश्विक मंच होता है जिस पर 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें शीर्ष इंडस्ट्रीज उद्योगपतियों ने और बहुत सारे छात्रों ने भी भाग लिया दोस्तों इसके अंदर। इसमें भारत की जो सेमीकंडक्टर यूनिट है ये भारत के अंदर लगाई जाएगी और भारत है वो धीरे-धीरे जो सेमीकंडक्टर जो भारत में टोटली रूप से आयात होते थे अब उस भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने सत्र 2025-26 के लिए अफ़गान छात्रों को कितनी ई स्कॉलरशिप देने की पेशकश की है? दोस्तों ये भारत ने लगभग ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 ई स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। बात करते हैं डिटेल से बात करें दोस्तों, तो भारत ने सत्र 2025-26 के लिए अफ़गानिस्तान के छात्रों को 1000 ई स्कॉलरशिप देने की पेशकश की है। ये छात्रवृत्ति भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी आईसीसीआर द्वारा स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफ़गान नेशंस के अंतर्गत ई विद्या भारती आई लर्नर ऐप के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों इसमें कुल 9 विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को ये लाभ मिलेगा, जिसमें इग्नू, जामिया मिलिया इस्लामिया या अन्ना विश्वविद्यालय के साथ-साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा वाला भी शामिल है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश की कंट्री का अगला भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है यानी सवाल है कि दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये भारत का राजदूत यूएई के अंदर नियुक्त किया गया है। यूएई में भारत के राजदूत राजदूत होंगे वो होंगे दीपक मित्तल जी। डिटेल से बात करें दोस्तों तो दीपक मित्तल जी है ये इंडियन फॉरेन सर्विस के 1998 बैच के कर्मचारी हैं, छात्र हैं। दोस्तों ये भारत के कतर में राजदूत रह चुके हैं 2020 से 22 में। इससे पहले यूएई के अंदर राजदूत थे, उनका नाम था सुनंजय सुधीर, याद रहेगा आपको, जो सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, इसरो और एससीएल यानी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली, इन दोनों ने मिलकर के दोस्तों भारत का पहला कौन-सा प्रोसेसर विकसित किया है? ये दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम 3201 यानी 32 बिट ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें दोस्तों तो इसरो और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली ने मिलकर के भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है, इसका निर्माण किया है। दोस्तों इसका अनावरण सेमिकॉन इंडिया 2025 इसका अनावरण हमने अभी बात की थी 2 सितंबर को मोदी जी ने किया, तो इसमें इसका अनावरण किया गया। इसका उपयोग अंतरिक्ष रक्षा और एयरोस्पेस और ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हो रही है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिवरपूल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर हो रही है। दोस्तों डिटेल से बात करें तो इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी का जो उद्घाटन है वो लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम के अंदर होने जा रहा है। दोस्तों इसका आयोजन लिवरपूल यूके के अंदर हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब पुरुष और महिला प्रतियोगिता दोनों एक साथ आयोजित हो रही है। दोस्तों भारतीय टीम का प्रदर्शन की बात करें तो पिछली बार जब प्रतियोगिता हुई थी नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, तो महिला टीम ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, जबकि पुरुष टीम ने जो ताशकंद के अंदर प्रतियोगिता हुई थी पुरुषों की उसमें 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये बात आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म जेसीएम समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद
6.2 के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये भारत का किस संधि के अंदर आता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा जो पेरिस समझौता, यानी ऑप्शन है बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें तो भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र यानी जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अधीन आता है। इसका इस दोस्तों जेसीएम समझौते का कारण है, उसका उद्देश्य है वो है कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, हरित निवेश को आकर्षित करना और सतत नवाचार को प्रोत्साहित करना। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के ब्लॉक के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब से लागू होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है, इसको आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत और यूरोपियन जो 1 अक्टूबर 2025 की से भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच समझौता होगा 1 अक्टूबर 2025 से। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, सॉरी इसके बारे में डिटेल से बात करें तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो 1 अक्टूबर 2025 से आप ऑफिशियली रूप से लागू हो जाएगा दोस्तों। जो भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के लिए समझौता किया है। ईएफटीए यानी यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान हुई थी। इसके 7 संस्थापक देश थे। ईएफटीए का उद्देश्य दोस्तों अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट बैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ 2025 में भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? दोस्तों आईआईटी मद्रास भारत का शिक्षण जो टॉप का जो शैक्षणिक संस्थान है, ये आप देख सकते हो 4 सितंबर 2025 को रैंकिंग हुई थी। पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास है, दूसरे स्थान पर आईआईटी बेंगलुरु है, तीसरे पर आईआईटी मुंबई है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत सरकार ने क्रिटिकल मैकेनिज्म रिसाइकल में क्षमता विकसित करने के लिए कितनी राशि को प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है? दोस्तों जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उनको क्षमता को विकसित करने के लिए, उनके रिसाइकल करने के लिए भारतीय सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्रिटिकल जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल है वो शामिल है। ये योजना 6 वर्ष के लिए है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, यानी बजट आवंटित कर रखा है गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का। ये योजना 2030-31 तक चलेगी। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चुना था? तो ये 45। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश भर से इसमें महिला शिक्षक थी 21, लेडीज जेंट्स टीचर थे दोस्तों 24। बात करते हैं भारत का सर्विस सेक्टर पीएमआई और चेंजिंग मैनेजर इंडेक्स किस स्तर पर पहुंच गया है? दोस्तों सर्विस सेक्टर भारत में आपको जो इसका सही आंसर फिलहाल देख लेते हैं। भारत का सर्विस सेक्टर पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स किस स्तर पर पहुंच गया है? दोस्तों 15 पिछले 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करें दोस्तों तो सर्विस सेक्टर के अलावा 3 सेक्टर होते हैं दोस्तों, वो आपको ध्यान रखने, देखो कौन-कौन से सेक्टर होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के अधीन होता है। इसके अलावा यानी प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़े होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, खनन, वनों से प्राप्त लकड़ी, डेयरी फार्मिंग, ये सब होते हैं, ये प्राथमिक सेक्टर होते हैं। इसके अलावा द्वितीयक सेक्टर वो होता है जिसमें दोस्तों हम प्राथमिक सेक्टर से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसे प्रोसेस करके और नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे हमने क्या किया, कृषि में कपास से हमने कपड़े उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा दी, और दोस्तों हमें जो खनन है उनसे प्राप्त हुआ तो हमने लोहा इस्पात उद्योग लगा दिया, और कृषि से हमने चीनी मिल लगवा दी, दवा उद्योग लगा दिया। तो ये सारे कौन से हो जाएगा, द्वितीय सेक्टर के। और जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों की सेवा करता है वो होता है सेवा सेक्टर या टर्सरी या सर्विस सेक्टर, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, ये होते हैं, ये दोस्तों सेवा सेक्टर में आते हैं या सर्विस सेक्टर में आते हैं। दोस्तों सर्विस सर्विस सेक्टर है, उसका पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये दोस्तों ये बताता है कि ये विनिर्माण और सेवाओं दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। यदि पीएमआई ज़्यादा है 50 से, तो इसका मतलब जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, यानी अपने जो बाज़ार की हालत है वो काफ़ी अच्छी है, और पीएमआई अगर 50 से कम है तो इसका मतलब बाज़ार की गतिविधियाँ रुकी हुई हैं, यानी उसमें गिरावट हो रही है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, वो है छत्तीसगढ़ की हाल ही की बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? दोस्तों छत्तीसगढ़ की बिजली, जब छत्तीसगढ़ दोस्तों बना था 2000 के अंदर, तो उसकी वो जो बिजली उत्पादन क्षमता थी वो मात्र 1400 मेगावाट थी, जो बढ़कर के अब दोस्तों 30,000 मेगावाट हो गई है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे भी इसको 30,000 मेगावाट और बढ़ाने की जो बात है वो चल रही है। उसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट है दोस्तों वो निवेश किया है। दोस्तों ये जो अपने
छत्तीसगढ़ के सीएम है, उनका नाम आपको याद रखना है विष्णुदेव साय। उनके राज्यपाल है वो खंबापति हैं, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये बात आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बुद्धा मंदिर का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने दोस्तों बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बुद्धा मंदिर का उद्घाटन किया। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2025 तक यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार प्रमाणन का कितना रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? यूआईडीएआई ने दोस्तों लगभग 221 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन करके और रिकॉर्ड बनाया है कि अगस्त 2025 तक यूआईडीएआई ने 221 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है दोस्तों। अब आप कहोगे जनसंख्या कम है, फिर भी 221 करोड़ कैसे? तो दोस्तों एक ही आधार को हम कई बार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर हम बैंक में जाएँगे तो वहाँ भी होगा, अगर हम सिम लेने जाएँगे तो भी होगा, पासपोर्ट के लिए आवेदन करेंगे होगा, तो पेंशन सत्यापन के लिए होंगे, यानी टोटल कुल मिलाकर के 221 करोड़ बार है, वो आधार ऑथेंटिकेट कर दिया गया है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, केंद्र ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किस योजना को अधिसूचित किया दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अधिकृत किया है। दोस्तों इसे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी। अब वित्तीय विभाग ने इसकी स्वीकृति 24 जनवरी 2025 को दी है। यूपीएस में नामांकन और यानी एनपीएस और यूपीएस दोस्तों, एनपीएस क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, ओपीएस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से 1-2 दिन में बात करेंगे। तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, तो थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2025 से यूपीआई ट्रांज़ैक्शन की सीमा कितनी कर दी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रत्येक लेन-देन 5 लाख और 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक आप लेन-देन कर सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने हाल ही में खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन-सा महत्वपूर्ण एंटी डोपिंग मटेरियल विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत ने नया जो बनाया है डोपिंग एंटी डोपिंग मटेरियल, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है, ये रहा आपका नाम, इसका नाम बनाया किसने दोस्तों? ये बनाया है एनआईपीआर गुवाहाटी और नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी एनडीटीएल। इसका नाम है दोस्तों, एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किया है। एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल याद रहेगा आपको। दोस्तों भारत ने सितंबर 2025 में मेथाडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट विकसित किया है, एलटीएम विकसित किया है। ये उपलब्धि दोस्तों एनआईपीआर गुवाहाटी और एनडीटीएल नई दिल्ली के सहयोग से विकसित हुई है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि कोई कई बार खिलाड़ी होते हैं वो मतलब कुछ अमानक दवाओं का प्रयोग करके अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए ये जो है, रोकने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जाँच के लिए ये जो है ये सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें दोस्तों खिलाड़ियों के सेवन करने की कई महीनों बाद भी दोस्तों हम इस तकनीक से पता लगा सकेंगे कि उन खिलाड़ियों ने कौन-सी अमानक दवाओं का और कितनी मात्रा में प्रयोग किया है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में 1 सितंबर 2025 से चांदी के पंजीकरण के लिए कौन-सा सिस्टम लागू होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एचयूआईडी यानी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो लागू होगा। बात करते हैं डिटेल से दोस्तों, ये 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस एचयूआईडी यानी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन का ये 6 अंक का एक अल्फान्यूमेरिक होता है दोस्तों, जिसमें इस कोड के अंदर हॉलमार्क में आभूषण बनाने वाले की पहचान होती है, और इसके अलावा उसमें चांदी की शुद्धता के बारे में भी पता लगता है कि कितने प्रतिशत शुद्ध है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, लेखक अभिषेक बिश्नोई की नई पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द चोलाज एवेंजर ऑफ सोमनाथ, जो सोमनाथ मंदिर पर हुए जो विध्वंसकारी आक्रमण हुआ था उसके बारे में ये पुस्तक है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों अपना 58वां सवाल है आज का, वो है हाल ही में किसे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में शपथ दिलाई गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जी को शपथ दिलाई गई है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रशेखर जी है वो उससे पहले यहाँ पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस थे वो थे न्यायमूर्ति आलोक आराध्य जी, लेकिन इन्हें आपको पता ही है कि आलोक आराध्य जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमोशन दे दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो नए सीजीआई ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट होंगे वो होंगे न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जी। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में दोस्तों, अगला सवाल है, इसरो का नया प्रक्षेपण केंद्र तमिलनाडु के किस जिले में बन रहा है? दोस्तों तूतीकोरन जिले में बन रहा है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी एक पहले से चल रहा है, आपको पता है, वर्तमान में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा है, और नया बन रहा है वो कहाँ बन रहा है दोस्तों? तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले के
कुलशेखरपट्टनम में बन रहा है दोस्तों। ये 2026 तक के दिसंबर महीने के अंदर बन करके रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसरो के प्रमुख है, उनका नाम है वी नारायणन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। सिटी बैंक ने किसे एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट बैंक का सह प्रमुख नियुक्त किया है? दोस्तों याद रखना है आपको बी, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौस्तुभ कुलकर्णी को। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल 61वां सवाल है दोस्तों आज का। पैसिफिक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर, जिसके जूते आपने पहने होंगे या देखे होंगे, इन्होंने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 62 के बारे में। 62 नंबर सवाल है दोस्तों। 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा की रात को लगने वाला पूर्ण ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्रग्रहण की अवधि कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 82 मिनट, 82 मिनट इसकी अवधि थी दोस्तों। 82 मिनट तक चलने वाला 2025 का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था। इसमें आपने शनि ग्रह को भी देखा होगा, इसके साथ-साथ वरुण को भी देखा होगा। आपने तो क्या देखा होगा दोस्तों, जो अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं या यूरोपीय कंट्री में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा। हमारे यहाँ तो नहीं दिखाई दिया। हमारे यहाँ तो सिर्फ चंद्रमा था, वो रेड कलर का दिखाई दिया था। यानी चंद्रमा पर कैसा धार्मिक मान्यता है कि चंद्रमा है वो रेड कलर का नज़र आता है, तो चंद्रमा पर कष्ट होता है और यही चंद्रग्रहण कहलाता है। लेकिन जो साइंस कहता है वो तो कुछ अलग ही है कि चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो वो चंद्रग्रहण कहलाता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कितने उन्नत सामग्रियों को तकनीकी उद्योग भागीदारों को स्थानांतरित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 3 जो टेक्नोलॉजी है। 3 कौन-कौन सी दोस्तों? रेडोम, डीएमआर 1700 स्टील, डीएमआर 249, एचएसएल एलए स्टील। ये इन तीनों को दोस्तों इंडस्ट्री को सौंप दिया है। यानी एराडोम को सौंपा है दोस्तों बेल जगदीशपुर को, डीएमआर 1700 स्टील है इसको सौंप दिया है जीएसपीएल अंगुल को, डीएमआर 249 ए एचएससीएल स्टील को सौंपा है दोस्तों वो भिलाई को सौंपा है। भिलाई यानी बीएसपी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई को सौंपा है। दोस्तों डीआरडीओ के प्रमुख है वो है समीर वी कामत। दोस्तों वीडियो जब लंबी हो जाती है तो पढ़ाने में वो इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप ये 10 दिनों का पूरा करंट अफेयर हम 1 दिन में पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना होगा। सवाल है दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम, ये आपको थोड़ा-सा नाम पढ़ने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट में एक हरित हाइड्रोजन पायलट प्रयोग परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों, किन्होंने किया है? ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों ये जो केंद्रीय बंदरगाह है और नौवहन जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी ने तमिलनाडु के तूतीकोरन में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। दोस्तों इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि कांडला बंदरगाह के अंदर भी एक हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो ये हाइड्रोजन प्लांट क्यों बन रहे हैं दोस्तों? इसका उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना दोस्तों। क्योंकि इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चला रखा है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2023 से हुई है। इसमें दोस्तों भारत सरकार 19,744 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये दोस्तों ये अभियान है, ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, ये चलाया जा रहा है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों नीति आयोग ने 2047 तक किस कृषि उत्पादन को दोगुना करने की नीति घोषित की है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्सेस यानी दालों को दोस्तों दालों का उत्पादन है वो 2047 तक है वो डबल हो जाएगा। अभी वर्तमान में दोस्तों दालों का उत्पादन है वो 26.6 मिलियन टन है, जो कि 2047 तक 51.57 मिलियन टन हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए मुख्य योजना चलाई जा रही है, उसका नाम है वन ब्लॉक वन सीड विलेज योजना। और उसके अलावा गवर्नमेंट उच्च गुणवत्ता वाले बीज दे रही है और जलवायु अनुकूलन स्थापित करने वाले बीज है वो किसानों तक जो है दोस्तों वितरित किए जा रहे हैं। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को बढ़ावा देने के लिए किसने अंगीकार 2025 कैंपेन की शुरुआत की है? दोस्तों ये शुरुआत है ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी ने की है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मनोहर लाल जी ने की है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोहर लाल जी खट्टर, जो कि हरियाणा के पहले सीएम रह चुके हैं दोस्तों, इन्होंने ये योजना शुरू की है। सॉरी, ये जो मिशन है ये शुरू किया है। दोस्तों अंगीकार मिशन 2025 है, ये मनोहर लाल जी ने शुरू किया है, जो कि आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं। ये दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र में चल रही है, शहरी 2.0, इसको बढ़ावा देने के लिए की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये जो योजना है इसके बारे में जागरूकता फैलाना, इसके अलावा आवेदन सत्यापन को तेज करना और जो मकान बन रहे हैं, जो स्वीकृत हो चुके हैं, उनके निर्माण में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी अंगीकार 2025 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ये अभियान है, ये 2 महीने तक चलेगा।
यानी 31 अक्टूबर 2025 को ये अभियान है, ये खत्म हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी अनुतिन सारनविकालुम, ये है, इन्हें थाईलैंड का नया पीएम बनाया गया है। ये इनकी तस्वीर देख सकते हो आप, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इन्हें 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, आलिया भट्ट हाल ही में किस ग्लोबल ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों लेविस की बनी है। लेविस की पैंट आपने पहन रखी है, आप देखो आप, आपने कौन सी पैंट पहन रखी है? तो ज़्यादातर जो चलती है वो पैंट लेविस की चलती है अपने आस-पास। लेविस ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल में बात करें दोस्तों, तो भारतीय अभिनेत्रियाँ हैं जिसमें दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, अनन्या पांडे, मानुषी छिल्लर, ऐश्वर्या राय बच्चन, ईशा गुप्ता और कैटरीना कैफ, ये सभी अभिनेत्रियाँ हैं। ये किस-किस ब्रांड एम्बेसडर है, किस-किस ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड की एम्बेसडर है, इनके बारे में अगर आप देखना चाहो तो ये आप देख सकते हैं डिटेल से। थोड़ा-थोड़ा इसमें लिखा हुआ है कि कौन-कौन सी अभिनेत्रियाँ हैं, वो किस-किस ब्रांड की एम्बेसडर हैं। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल तो सवाल यहाँ खत्म होते हैं, लेकिन 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए वो थोड़े-से ध्यान रखने हैं आपको। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि पीएम मोदी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री सिंगापुर के पीएम हैं, वो लॉरेंस वोंग, ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ये बात आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। ये यात्रा 2 से 4 सितंबर 2025 तक चली थी। इसका उद्देश्य भारत और सिंगापुर के मध्य तकनीक, व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो सेना ने बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र है, जो उत्तरी भारत के अंदर चल रहा है, आपको पता ही होगा, पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन पंजाब सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो ये पंजाब में 6000 लोगों को दोस्तों ऑपरेशन राहत के तहत है, वो भारतीय सेना ने बचाव किया है 6000 से अधिक लोगों का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑपरेशन राहत किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों आपको याद रखना है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विश्वास मत में हार के बाद फ्रांसवा बायरू, जो कि फ्रांस के पीएम है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बायरू प्रधानमंत्री नियुक्त होने के महज़ 8 महीने बाद ही अपना विश्वास मत हार गए। आपको फ्रांस के पीएम का नाम भी, सॉरी, राष्ट्रपति का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इमैनुएल मैक्रों है, और फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मध्यकार्यशाला ये में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। यानी एक तो स्पेस सिटी बनाई जाएगी तिरुपति में, और मदकाशिरा है उसमें 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र बनाए जाएँगे। इसके लिए 3400 करोड़ रुपए की योजना है दोस्तों, बजट दिया गया है 3400 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा अभिनिर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख सेंटर बनाना, इसका उद्देश्य है। बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट है दोस्तों, देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में 80.9% हो गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस गुजरा था दोस्तों अभी, उसमें की थी। और राष्ट्रीय साक्षरता दर से दोस्तों वो 80.9% हो गई है। जो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, तब जो राष्ट्रीय साक्षरता दर थी वो थी 74%। दोस्तों इसके लिए प्रमुख जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। दोस्तों कई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग पूरी तरह से शिक्षित हैं, उन्हें पूर्ण साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश शामिल है। दोस्तों आज का अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि पीयूष गोयल। दोस्तों ये एक पीयूष गोयल है, ये आईएएस 1994 के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें 4 सितंबर 2025 से दोस्तों खनन मंत्रालय में सचिव का पदभार दिया गया है। दोस्तों इनकी नियुक्ति वीएल कांता राव जो के स्थानांतरण के बाद हुई है। वीएल कांता राव जी पहले इस पद पर विराजमान थे, लेकिन उन्हें अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में सचिव के रूप में कार्य दिया गया है। तो अपने नए कार्यभार से पहले दोस्तों गोयल जी हैं, वो गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ रह चुके हैं। तो आज की क्लास है, ये काफ़ी लंबी हो गई थी। 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, लगभग 67 किए थे। 4-5 फैक्ट पढ़ लिए तो 70 प्लस हो गए दोस्तों। तो इस 67 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, और हमें आपसे इससे मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। एक-एक सब्सक्राइबर से मोटिवेशन मिलता है। आपने पूरी क्लास को बड़ी तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।